नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसी पे आपका स्वागत है। नीरज दिस साइड। आज हम लोग 68 बीपीएससी का कॉपी डिस्कशन करने वाले हैं और मैंने जो गलतियां की हैं इकोनॉमिक्स में आप न करें, इसलिए इस वीडियो को लेना जरूरी हो जाता है। और कैसे लिखना है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, किन किन डायमेंशनों को कवर करना है, एग्जामिनर नंबर कैसे देता है इकोनॉमिक्स में, क्यों नंबर कम देता है, इसको देखेंगे। तो इससे पहले कि मेरा स्कोर 132 था 68 में, जो आप एवरेज से थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं हिंदी मीडियम्स का, क्योंकि इसमें तो जीएस पेपर 2 में नंबर हिंदी मीडियम के कम आते हैं शुरू से ही। देखिए टाइट मार्किंग होती है थोड़ा। तो इसमें हम लोग पॉलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें मुझे नंबर कम मिले हैं। ठीक है, चलिए पॉलिटी में तो मेरा स्कोर ठीक है 18 और 17.5 इसमें थे, तो 55 क्वेश्चन थे, 55 नंबर अच्छे थे पॉलिटी में थे मेरे। ठीक है, टोटल नंबर 132, इकोनॉमिक्स में उस समय कम नंबर आ गया। कारण क्या था उसको तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए ठीक है, इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अच्छे लगे तो। देखिए सर, आप लोग पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं पॉलिटी का कि राज्यसभा की संरचना क्या है। ठीक है, और इसकी शक्तियों को विवेचना करना था। ठीक है, और इसके द्वितीय सदन के रूप में भूमिका को लिखना था। देखिए, तो जब भूमिका को लिखना है ना, तो भूमिका दोनों पक्ष में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष में। ठीक है, इसको क्वेश्चन को कैसे टैकल के लिखे हैं देखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले लिखिए कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। ठीक है, एक तरफ संसदीय संप्रभुता की बात पर गई है, लोकतंत्र प्रणाली अपनाकर, एक तरफ संघीय व्यवस्था की बात की गई, जिसमें राज्यसभा को राज्यों का सदन के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, राज्यों का सदन, जिसका उद्भव अधिनियम 1919 से हुआ भारत सरकार। ठीक है, इंट्रो दे दिए। ठीक है, और बताएं कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च, अस्थायी तथा वरिष्ठ सदन है। ठीक है, कीवर्ड्स जिसकी संरचना इस प्रकार है। देखिए, संरचना इसको हम बता रहे हैं किसे कि अनुच्छेद 80 के में संरचना की बात की गई। ठीक है, अधिकतम सदस्य 250 होते हैं और वर्तमान सदस्य 245 है। अधिकतम सदस्यों में से 238 सदस्य यूटी और निर्वाचित राज्य से निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है कि 233 निर्वाचित थे और 12 मनोनीत थे। ठीक है, और बता दिया कि कहाँ यूटी की वाले ये है। अब देखिए शक्तियां बता रहे हैं हम, डायग्राम से दिखा दिए थे सरल शब्दों में कैसे है। ठीक है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है अभी, और इसमें क्या है अभी मैक्सिमम सदस्य और प्रेजेंट सदस्य क्या है। ठीक है, शक्ति बताइए कि राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत समान। देखिए कोटेश थी अनुच्छेद, आर्टिकल आना चाहिए आपको। ठीक है, जजमेंट आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना चाहिए। ठीक है, या कोई कीवर्ड्स हुआ जैसे कि विधि के शासन, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब कीवर्ड आप में आना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब कीवर्ड जो है, जुडिशियल रिव्यू सब आना चाहिए। ठीक है, वही बताया राज्यसभा 249 के तहत क्या करती है, 2/3 बहुमत पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। देखिए आप बता रहे हैं कि राज्य सूची 2/3 बहुमत पारित करते राज्य सूची पर विषय बना राज्यसभा तो बनाती है संसद। ठीक है, कानून। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, राज्यसभा मंत्री परिषद सदस्य की योग्यता में समान अधिकार, क्योंकि दोनों मंत्री बन सकते हैं, कोई भी प्रोविजन नहीं है कि केवल संसद का सदस्य होना जरूरी है। जैसे कई अभी राज्यसभा के सदस्य कौन कौन मंत्री अच्छे हैं, अभी हमारे जयशंकर जी राज्यसभा से हैं, कहाँ से है, असम से है, असम राज्यसभा से। ठीक है, तो वही राज्यसभा कैग एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हटाने में समान अधिकार रखता है। ठीक है, इसका बता दिए कि क्या क्या है। अब बताएं कि राज्यसभा की भूमिका गौड़ कैसी है, कुछ अधिकारों के रूप में। भूमिका नहीं, मैंने कि कुछ अधिकार गौड़ है कैसे, जैसे साधारण विधेयक के संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों का साधारण बहुमत से पारित होना। क्यों गौड़ता की स्थिति आ जाती है, क्योंकि भैया राज्यसभा में तो आपको 245 सीटें हैं, लेकिन वही 543 सीटें यहाँ पर है। दोनों के बहुमत, दोनों को जोड़कर जितना साधारण होता है, साधारण वोटिंग से पारित होता है, इसीलिए गौड़ है, क्योंकि इसका तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है ना, दोगुना हो जा रहा है एक तरह से धन विधेयक के संबंध में, क्योंकि 14 दिन के अंदर उसको देना पड़ता है। और प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही होता है। ठीक है, वो बता दिए कैसे ऐसे है। अब भूमिका बता रहे हैं, नकारात्मक और सकारात्मक रूप से भी भूमिका बता रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक देखिए क्या पहले देखिए, इसमें है ना, हम सर लोग का कॉपी देखें और सब इसमें केवल सकारात्मक भूमिका लिखे, नकारात्मक नहीं लिखे। ठीक है, और हम दोनों लिखे, देखिए क्या क्या था, क्योंकि उस समय ये टॉपिक बहुत चर्चा में था। ठीक है, इसीलिए संघवाद को स्थापित करने में, संघवाद को स्थापित कैसे कर रहा है कि जैसे कि राज्य राज्यों का प्रतिनिधित्व देकर। ठीक है, लोकसभा द्वारा लिए गए जल्दबाजी के निर्णय में समीक्षा करने वाला निकाय है। सरकार से प्रश्न पूछकर जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने में, अलग अलग प्रस्ताव होता है ना, पूछना प्रश्न। वही वरिष्ठों के सदन होने से नीति निर्माण में वरिष्ठता सुचारुता प्रदान करता है। ठीक है, मनोनीत सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में योजनाओं और नीतियों के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि पीटी उषा जी अभी नियुक्त हुई है, जब खेल का जो आएगा कोई भी प्रस्ताव विधेयक, उस पर विचार हो गई, तो पीटी उषा जी का मत होगा कि नहीं एक, तो वही। और सचिन तेंदुलकर सर थे,
ठीक है। तो अब ये तो इसका नकारात्मक भूमिका कैसे है, देखिए इस नकारात्मक कैसे राज्यसभा अनेक्सर अनावश्यक रूप से सरकार के कार्यों में विलंब डालती है। जैसे देखिए उदाहरण के साथ भी लिखे हैं, लोकपाल विधेयक को पारित न करना, उस समय लोकपाल विधेयक पारित नहीं किए थे राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा से हारी हुए प्रतिनिधि को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाता है, जैसे जन उत्तरदायित्व के खिलाफ जो, ठीक है। जैसे अरुण जेटली जी हार गए थे अमृतसर से चुनाव, ठीक है, उनको राज्यसभा से बनाकर वित्त मंत्री बना दिया गया, रक्षा मंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो वही लिखे बात। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में परिवर्तन से राज्यसभा के सदस्य कोई भी राज्य से हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य से होना, ठीक है। लेकिन इस अधिकार क्या है, जब असम से मनमोहन जी होंगे तब मनमोहन जी पंजाब के रहने वाले हैं, तो कहाँ से मुद्दा को एड्रेस कर पाएंगे पंजाब के, वहां की संस्कृति के बारे में उनका जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे अभी भी असम से है जयशंकर सर ऐसे तमिलनाडु के हुए, पता नहीं उनका, तमिलनाडु साउथ इंडियन के होंगे, लेकिन तब कैसे कर पाएंगे, उत्पादकता भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो वही बताया कि देखिए यद्यपि कुछ खामियों के साथ राज्यसभा का भूमिका सहयोगात्मक संघवाद सहकारी समाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में निर्णायक है, जो राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ सरकार में वरिष्ठ उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, जो हमारे आधारभूत ढांचा के अंग संघवाद को मजबूत करती है, ठीक है। वही बता दिए 18 नंबर सर लाइक क्वेश्चन नहीं था, कम से कम 20-21 का मटेरियल था, क्या कीजिएगा देख लीजिए अपने से। लेकिन हम लोग में हिंदी में टाइप मार्किंग होता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन उनको सुधारना चाहिए था, लेकिन साफ लिखे हैं तो जाने दीजिए, जो भाग में होता है वही मिलता है, ठीक है। कभी भाग का भी मैंने रहता है। देखिए अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हाँ जी, क्वेश्चन था कि जाति भारतीय राजनीति में क्या भूमिका निभाती है, ठीक है, और काज काम में कैसे बदलाव है दशकों में, पिछले दशकों में, ठीक है। अब आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, ठीक है। और क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है। 4 पार्ट क्वेश्चन में थे कि जाति की भूमिका क्या है, इसके कामकाज में कैसे बदलाव आया है, ठीक है, और इसकी बदलती भूमिका कैसी है, ठीक है। और चौथा था कि कैसे जाति के और विकास एक दूसरे के कॉन्ट्राडास्ट में है, कैसे चरित्र को कमजोर कर रहा है, ठीक है। तो लिखे क्या कि रजनी कोठारी के अनुसार भारत में जाति का राजनीतिकरण हो गया, जिसके साथ साथ भारतीय राजनीति में जाति के महत्व में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है, ठीक है। रजनी कोठारी सरकार कोटेशन भारतीय राजनीति जाति सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका अदा करती है, ठीक है। अब भूमिका को बताती है कि कैसे अदा करिए। सकारात्मक रूप से क्या है कि जातिगत एकता स्थापित कर नीतियों को प्रभावित करने में, ठीक है। जाति आधारित दबाव समूह बनाकर जाति को मुख्य धारा में लाइए, ठीक है। जातिगत मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर लाना, ठीक है। जातीय समीकरण सुनिश्चित कर योजनाओं को लाभ पहुंचाना, ठीक है। नकारात्मक भूमिका क्या है, ध्रुवीकरण होगा इससे वोटों की, समाज में सौहार्द स्थापित करने में एक चुनौती होगी, ठीक है। और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत होगा ये, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के विपरीत जातिवाद, ठीक है। किसी खास वर्ग जाति से लाभ से सामाजिक न्याय क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है, किसी खास जाति धर्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सामाजिक न्याय नहीं हुआ, वही लिखे हैं, ठीक है। विधि के समझ समानता और प्रस्तावित में आधारित मूल्यों के खिलाफ, ठीक है। प्रस्तावना में आधारित मूल्य क्या है, न्याय है ना हम लोग का, तो न्याय नहीं हो पाएगा, वही लिखे हैं, ठीक है। देखिए ये सब कीवर्ड है, विधि के समझ समानता, संवैधानिक मूल, ठीक है। तो वही अब देखिए परिवर्तन कैसे आया है उसको बता रहे हैं, एड्रेस किए हैं स्टेप बाय स्टेप। परिवर्तन कैसे आया कि 1947 से 1967 के बीच में कैसे थे, कौन सा जातियों का प्रभुत्व था, उच्च जातियों का वर्चस्व था, ठीक है। 1967 से 1990 के बीच में लोहिया जेपी आंदोलन के कारण पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व स्थापित हुआ। फिर 1991 से लेकर वर्तमान तक पिछड़े जातियों के साथ साथ दलित वर्गों का सामंजस्य रहा है। जैसे पिछड़े जातियों में कैसे हुआ, कभी नीतीश कुमार जी पिछड़े जाति के थे, मांझी पासवान रामविलास पासवान ये सब क्या थे, दलितों के थे, तो वही बता दिए, ठीक है। अब अधिकांश नकारात्मक रूप में देखा जाता है, क्यों विकास के साथ नकारात्मक क्यों है, अधिकांश तो जातिगत आधारित राजनीति के कारण दीर्घकालीन नीतियों न बनाकर लघुकालीन नीतियां बनाना और अपने बाइस्ट होकर बनाना नीति है, ठीक है। वही बताए कि अपने फायदे के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। जाति राजनीति से सरकार किसी खास वर्ग को जाति आधारित नीति बनाती है, ठीक है। वही जातिगत राजनीति से एफडीआई जैसे निवेश कम आता है, जब देखते हैं कि निवेश आने के कारण भी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर और प्लस में कि कैसी पॉलिसी है सरकार की, तो वो भी दिखाई देता है, वही ठीक है। निष्पक्षता नहीं हो पाती, ईमानदारी को कम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ठीक है। विदेश राजनीति को कठिनाई होती है, यदि जाति आधारित राजनीति में चुनाव को वित्त पेशों की समस्या आती है और काला धन का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वही बताता है। इसे राजनीति में आपराधिक का राजनीतिकरण होता है। अभी आपराधिकरण यहाँ हमको रिपोर्ट डालने देना था कि एडीआर की जो रिपोर्ट है ना 46% क्या हुआ है अभी आपराधिक मुकदमा दायर अभी जो संसद में चुन कर गए हैं, ठीक है। यद्यपि
यद्यपि 1990 के बाद से मुद्राधारित राजनीति के बाद एलपीजी के तौर में भारत का विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बनना और बिहार में 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर में टॉप 3 राज्यों के बीच होना जाति का राजनीति में नगण्य भूमिका अदा करता है, जो सुखी संपन्न समृद्धि से और लोकतांत्रिक भारतवर्ष के निर्माण में सहायक है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वे फॉरवर्ड पॉजिटिव में ही लिखे हैं। ठीक है, निष्कर्ष कि भारत के साथ साथ बिहार भी क्या है, टॉप 3 राज्यों में से एक है वृद्धि दर में। उस समय था 10.46 वृद्धि दर बिहार की। तो वही बताए थे कि जाति के आधार में विकास का भी भूमिका अदा हुई है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग को सीखने का बहुत मिलेगा जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कि कैसे हम गलतियां किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, एड्रेस आपको करेंगे उस। और ये भी बात है ना कि उस टाइम बहुत टाइट मार्किंग हुई थी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में। 15 से 16 नंबर मिले थे ये वाला क्वेश्चन में। 16, 17, 18, 17 तो फाइनल थे, 17, 18 मैक्सिमम, और नीली वाला में किसी किसी को 20-22 मिला होगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को जांच करना था। देखिए क्वेश्चन को पहले समझना है। मेन आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो आधा आप जंग जीत गए, वही बात है। मेन क्वेश्चन को समझना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला बोल रहा है कि क्या, कि भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को जांच करना है। ठीक है, एक पार्ट हुआ। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहले क्या पहले हैं, दूसरा का पार्ट। और भविष्य में भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उपाय भी लिखना था, तीसरा पार्ट हुआ। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हुआ कि जांच कीजिए संबंध कब, 2022 में। दूसरा पार्ट हुआ कि पहले भारत सरकार क्या कर रही है, और तीसरा है कि आप उपाय क्या सुझाइएगा। आप अधिकारी बन के जाइएगा, चाहे आपको दे दिया जाए ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, तब क्या कीजिएगा भविष्य में, तो वही टीचर का सुझाव था। ठीक है, अब बताएं हम क्या। हाँ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके घरेलू व्यापार के साथ साथ वैश्विक व्यापार पर आधारित होती है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है। एकदम लेमैन की तरह था आपको ये इंट्रो। ठीक है, हाँ, वैश्वीकरण, निजीकरण के दौर में भारतीय एशियाई देशों के साथ उत्तरी व्यापार देशों के साथ व्यापार, जिसमें ये पॉइंट हमको नहीं लिखना था, फालतू के टाइम भी लॉस हुआ। और इतना उस समय उतना समझदारी भी नहीं था जी, शुरू था इसीलिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को नहीं लिखना था हमको। अब देखिए, अब वैश्विक व्यापार संबंध भारत का कैसे, अब यहाँ पर पॉइंट दे रहा है कि भारत का शीर्ष 3 निर्यातक देश उस समय कौन थे, यूएसए, यूरोपीय यूनियन तथा सऊदी अरब था। ठीक है, भारत का शीर्ष 3 आयातक देश थे चीन, यूएसए, रूस। किसी रूस से हम लोग तेल, उस समय कोरोना के ये युद्ध यूक्रेन रूस के युद्ध चल रहा था, यूक्रेन और रूस के बीच, तो उसमें सस्ता हो गया था तेल, इसीलिए खरीद रहे थे। तो भारत का व्यापार 55 से $58 बिलियन हो गया था आयात। ठीक है, वहीं भारत चीन के साथ लगभग $135 बिलियन का व्यापार करता है, जिसमें 118 बिलियन का घाटा ही है, 17 बिलियन के कुल। ठीक है, यूएसए के साथ 121 बिलियन सरप्लस में थे यूएस के साथ। ठीक है, यहाँ व्यापार बढ़ गया, ये सब लिखते हैं कि कैसे कैसे। यूएई के साथ 40 से $45 बिलियन का व्यापार होता है, और 2030 तक $100 बिलियन करना था, वही लिखे हैं। एशियान देशों के साथ 105 से $110 बिलियन का व्यापार हुआ था। देखिए इतना हम लिख दिए ना, इतना भी व्यापार फैक्चुअल डाटा इतना लिख दिए हैं कि आपको बोर हो जाएगा एग्जाम में। हम भी पढ़ने में बोर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं लिखना है भैया, उतना नहीं लिखना है फैक्चुअल डाटा। मेंस का एग्जाम में थोड़ी ना कोई पीटी है। 2-4 को पॉइंट हो गया, 3-4 पॉइंट हो गए, फैक्चुअल में हो गया। ठीक है, वैश्विक 1.75 कृषि नीति है, $50 बिलियन ऊपर चल गया था। ठीक है, वही लिखे है। मछली नीति में 7% की हिस्सेदारी है भारत की। ठीक है, और व्यापार बढ़ाने के पहल क्या क्या कर रहे हैं, देखिए नई विदेश व्यापार नीति, जिसके अंतर्गत रुपए में व्यापार करना, 2030 तक 2 ट्रिलियन की निर्यात करना, निर्यात उत्कृष्ट सौरों की स्थापना करना। ठीक है, रोटेटिव स्कीम के तहत एमएसएम को भुगतान करना, जैविक प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर देना। ठीक है, 1 जिला 1 उत्पाद। ठीक है भैया, ई कुरियर द्वारा 10 लाख तक कुरियर द्वारा निर्यात। ठीक है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ व्यापार व्यापक व्यापार समझौता, कंप्रेसिव ट्रेड एग्रीमेंट करना। ठीक है, एफएडा को करना, कृषि वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहन देना। ठीक है, और कई देशों के मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना। ठीक है, ये आपको बता दिए। ठीक है, इसके साथ साथ भारत वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठा सकता है। क्या कर सकता है आगे, उसको बता रहे हैं कि जो भविष्य में। तो पहला कि घरेलू उद्योगों को निर्यात प्रोत्साहन देना। पहले कि घरेलू उद्योगों को अपना कैपेबल बनाइए। उसके लिए क्या है, एमएसएमई को जेड और रैम्प योजना चला रहा है भारत एमएसएमई में। वही खाड़ी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकता है, जो हम लोग का भी चल रहा है ना, कि गल्फ स्टेट थे, गल्फ काउंसिल, उसको साथ कर सकते हैं। ठीक है, और भारतीय वस्तुओं को गुणवत्ता तथा निर्यात प्रोत्साहित बनाने के पीएलआई स्कीम को और उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। केवल अभी 15-16 थे ना, वही संपूर्ण टर्नओवर आउटपुट टाइम को कम कीजिए। ठीक है,
जो टर्नओवर टाइम क्या होता है, जब एक आता है ना कंटेनर, वो पोर्ट पर जितने टाइम तक रहा है उसी को टर्न अराउंड टाइम का, जब वो पोर्ट खाली करेगा ना आने के बाद उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको माल को उतारना है, चढ़ाना है, वही बोला जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक खर्च को कम कीजिए, अब विदेशी चीनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में डंपिंग करने से रोकिए। ठीक है, वही 11 नंबर। इसमें और अच्छे से हमको प्रोविजन लिखने थे। ठीक है, जैसे WTO के में क्या क्या चल रहा है, उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, पेटेंट के आधार पर क्या करना चाहिए भैया, पेटेंट। ठीक है, तो वो सब लिखना था। और चलिए 11 नंबर मिला था इसमें टाइट मार्किंग भी हुई थी, 17-18 हाईएस्ट मार्क्स था, देख लीजिएगा कॉपी में किसी का टॉपर का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत समझने वाला बात है कि नीली अर्थव्यवस्था की पहचान कीजिए भैया। और ये नीली अर्थव्यवस्था जो है 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में कैसे की जाती है। 10 जो डायमेंशन है, मुख्य डायमेंशन, कोर डायमेंशन, उनमें से एक है नीली अर्थव्यवस्था, उसके बारे में बताना था। ठीक है, पहले उसको इंट्रो देना था नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। इस आलोक में, कथन के आलोक में क्या करना, अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। क्या वे पर्याप्त है, तो नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था। इसमें 5 पार्ट थे। नीली अर्थव्यवस्था के तत्व समुद्री, नदी, तालाब, पोखर इत्यादि सीमित तथा असीमित जल प्रणालियों में जलीय कृषि कर आर्थिक उत्पादन से है। देखिए यही पर हम तो गलती लिख दी है, केवल हम जलीय कृषि को ही लिखे हैं। जलीय कृषि करना थोड़ी ना नीली अर्थव्यवस्था में सब में पूरा जाएगा। ठीक है, वही महत्व क्या है, वो महत्व लिख रहे हैं कि भारत जलीय कृषि करने में विश्व के दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व में तीसरा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, भारत विश्व में चौथा बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, 75% अंतर्देशीय मछली उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार में लिख दिया उस समय कि 6.8 लाख टन से इकोनॉमी सर्वे 21-22 से बढ़कर 7.7 लाख टन हो गया, और 23-24 में कितना हो गया, 8.4 लाख टन हो गया मछली। ठीक है, तो ये महत्व थोड़ी ना हुआ है, हम हेडिंग दिए महत्व थोड़ा बहुत हुआ कि कैसे कैसे महत्व बढ़ रहा है, लेकिन और अच्छा से इसको लिखना चाहिए था। ठीक है, अब 10 आयामों में क्यों की जाती है इसको बताना है, यही महत्व हो जाता है। यहाँ पर हमको उसको डाटा के लिख देते थे हम ना, यहाँ पर कि देखिए हम लोग का नीली अर्थव्यवस्था के कैसे करने को मतलब भारत का उपलब्धियां है, यहाँ पर भारत की उपलब्धियां देकर लिख देते हैं। नीली अर्थव्यवस्था में भारत की उपलब्धियां एक हो जाता बैनर, तो उसके तले इस तरह लिखते तो अच्छा बात रहता। ठीक है, अब यही 10 आयामों में महत्व आ जाता है कि 10 आयामों में कैसे है, यही महत्व है कहने मतलब। देखिए कैसे है, नीली अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 28 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, मछली में ओमेगा-3 तथा विटामिन D3 मौजूद है जो खाद्य सुरक्षा करता है। ठीक है, वही यह खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सामाजिक न्याय स्थापित करता है। ठीक है, अधिकांश दक्षिण राज्यों में महिला का प्रतिनिधित्व नीली अर्थव्यवस्था में अधिक होने से यह सतत विकास लक्ष्य 5 पे लैंगिक समानता को स्थापित करता है। देखते हैं कि महिलाओं की ज्यादा है वहां पर साउथ इंडिया में मछली उत्पादन में लगी हुई, तो वही बता रहा है कि लैंगिक समानता है, गरीबी बेरोजगारी नियमों में सहायक है, और यह वैश्विक हिस्सेदारी में 7.7 का प्रतिनिधित्व रखता है नीली अर्थव्यवस्था भारत की। ठीक है, वो बड़ा है। उपाय क्या है इसके बढ़ाने के उपाय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, WTO में 5 या 6 के जो अनुच्छेद थे उसके बाद आवाज उठाना। ठीक है, और 6000 करोड़ का आवंटन, किसान रेल और कृषि उड़ान योजना के तहत वस्तुओं का शीघ्र रूप से आवागमन। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जलीय कृषि योजना के तहत झींगा खेती को बढ़ावा। देखिए एक हम ये पार्ट हुआ मत्स्य उत्पादन नीली अर्थव्यवस्था के, न कि पूरा नीली अर्थव्यवस्था हो गया। हमारा आंसर कहाँ इंक्लाइंड था, मत्स्य पर इंक्लाइंड है, लेकिन होना चाहिए कहाँ, नीली अर्थव्यवस्था पर। इसके लिए और क्या क्या बिंदु होना चाहिए था कि भैया अभी समुद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, समुद्रयान किया पॉलिटिकल मॉड्यूल के लिए वहां पर नहीं। ठीक है, और क्या हम लोग कर रहे हैं नीली अर्थव्यवस्था में कि मत्स्य 6000 किए थे लॉन्च। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ बने हैं HDR, ह्यूमन डिजास्टर मैनेजमेंट है आपको हिंद महासागर में, तो ये सब करना था नीली अर्थव्यवस्था को करने के लिए। ठीक है, और बिहार में भी हम बताए थे कि मछली उत्पादन के ही रूप में ही 13 दल मछली किसानों को प्रशिक्षण, ये सब। ठीक है, 16 नंबर मिला है। हम अच्छा से और एड्रेस करते तो 22-23 नंबर में मिल जाता है। क्यों 2 पार्ट छोड़ दिए, देखिए यहाँ 2 पार्ट छोड़े हैं, इसलिए 16 नंबर मिला है। यहाँ पर था ना क्या ये पर्याप्त है, तो पर्याप्त तो नहीं है, पर्याप्त हो जाते तो हम लोग इसी पे हो जाते हैं, तो नहीं थे तो इसका आंसर भी देना था कि नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए था, आगे की राह में हमको बताना चाहिए था कि क्या करना चाहिए। ठीक है, 2-3 नंबर 4 नंबर और इंक्रीज होता है।
तो 20-22 मिल जाता। ठीक है, तो यही सब आपकी बातें थी कि कैसे आपको सीखना है, क्या करना है, कब आंसर लिखना है, कितना पेज में लिखना है और सभी पार्टों को एड्रेस करना है, यही सब थी बातें। ठीक है, इस कॉपी का मकसद थी वही कि गलतियां जो मेरी थी उससे आप सीखे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।